जम के एंजॉय कर रहे होंगे। सी, जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूं, जम के एंजॉय कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स पूरी ताकत लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आज के टॉपिक को समझते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये टॉपिक एक्चुअली इसकी रिलेवेंसी को अगर देखें तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट के या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकली इसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम पर बहुत ज्यादा है। बिकॉज जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है डिविडेंड के ऊपर, उसी में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर ऐसा हो, हमने सेक्शन 123 में डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, किस तरह से कंपनी किस सोर्सेज के थ्रू कंपनी क्या करेगा, डिविडेंड पे करेगा, जो कि पूरा मेथड मैंने डिस्कस किया हुआ है इससे पहला वाला वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइम पीरियड में पे कर देना चाहिए, और अगर नहीं किया गया है या किसी भी इंसान का जो डिविडेंड उसे क्लेम करना था वो क्लेम नहीं कर पाया एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। याद देखिएगा, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है। कंपनी अगर किसी इंसान को डिविडेंड, मान लीजिएगा किसी के एंटाइटलमेंट डिविडेंड की है और वो अपने डिविडेंड एक टाइम पर क्लेम नहीं कर पाता है, तो याद रखने वाला बात यहां पर यह है कि कंपनी उस डिविडेंड को अपने पास नहीं रख सकता। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसकी एंटाइटलमेंट है क्लेम करने की डिविडेंड, और बाई चांस अगर उसने वो क्लेम नहीं कर पाया विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो कंपनी उसे अपने पास ही रखेगा। क्लियर? आइए इसी बात को समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है आपको, वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स अ डेट। क्या सर? हाँ, वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स अ डेट। ये डेट बन जाएगा और कंपनी की एक ऑब्लिगेशन इसे पे ऑफ करना। सो एज आई सेड बिफोर, वेदर इट्स अ फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, once it is declared, it must be paid within a period of 30 days from the date of declaration. जिस दिन से आपने इसे डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर क्या होता है आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं डिक्लेयर कहां होता है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में, और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। याद रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना या नहीं करना है ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है। जैसे कि फाइनल को वो रिकमेंड करते हैं, अगर जब तक वो रिकमेंड नहीं करें तो आप जानते हैं कि शेयर होल्डर्स उसको फाइनलाइज नहीं कर सकते, उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या होगा, रिकमेंडेशन, देन डिक्लेरेशन। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे छोटा सा, क्या सर ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड की डिक्लेरेशन एजीएम के बजाय ईजीएम में हो? अगर ऐसा सपोज, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है, अगर कंपनी किसी सर्टेन चांसेस की वजह से एजीएम में कंडक्ट नहीं कर पाया या एजीएम में डिक्लेयर नहीं कर पाता है क्या, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, then it is suppose possible कि वो ईजीएम में भी कर सके। याद रखिएगा, ऐसा इंडिया में कुछ कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने इसे प्रैक्टिकली किया है। ऑलराइट, नाउ गेट बैक टू द पॉइंट, वापस से बात को समझते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और डियर स्टूडेंट्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्लाइंट, या अगर देखा जाए आपके कंपनी कोई आपको नॉलेज उसको टाइम टू टाइम देना होगा जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। आइए समझते हैं। सेक्शन 124 के बारे में बात करने वाला हूं। सेक्शन 124 कहता है क्या होगा ट्रीटमेंट उस अमाउंट का जो कि अनपेड है। जैसा कि आपने समझा, हम समझते हैं हमें जो डिविडेंड की डिक्लेरेशन है इसकी पेमेंट या डिविडेंड मस्ट बी क्लेम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 30 दिन के पीरियड के अंदर क्या कर लेना है, तो आप ध्यान से देखेंगे। वंस जैसे ही आपने क्या किया, डिक्लेयर किया। सर डिक्लेयर करने के कितना डिक्लेयर करने के, 30 दिन के अंदर। अगर इफ एनी अमाउंट रिमेन्स, क्या करें, इफ एनी अमाउंट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड, मेरे बच्चों यही याद कर लो, if any amount remains unpaid or unclaimed within a period of कितना, 30 days। अगर मान लीजिएगा हम कहें unpaid और unclaimed within 30 days, अगर 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये छोटा पॉइंट है, याद रखने का है। क्या नहीं किया, क्लेम नहीं किया है किसी भी पर्सन ने, या पे नहीं हुआ है, बच गया है, मेरे बच्चों यहीं से इन नेक्स्ट 7 days ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट ओपन विद शेड्यूल बैंक। ऑफ कोर्स इसी को ट्रांसफर कर दीजिएगा शेड्यूल बैंक में। सर मतलब सिंपल सा है, 30 डेज का टाइम पीरियड था, कंपनी को उसको पहले आपको पता ही होता है, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करता है, कंपनी से ट्रांसफर करता है,
ठीक है, विद इन 5 डेज, और उसकी पेमेंट हो जाती है कितने दिन में? 30 डेज के अंदर। अगर किसी ने अपने 30 डेज में या तो क्लेम नहीं किया है और अमाउंट अभी भी बच गया है उस स्पेशल अकाउंट के अंदर, तो कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड, कौन सा 30 दिन का पीरियड, इसके एक्सपायर होते ही नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर उसे ट्रांसफर कर देगा किस अकाउंट में? एक स्पेशल अकाउंट में। सर इस स्पेशल अकाउंट का नाम क्या होगा? इसे बोलेंगे अनपेड। बहुत सिंपल है। अनपेड क्या करना नहीं है? डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इस अकाउंट को ओपन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारा कंपनी जो शेड्यूल बैंक यहां बोल रहा हूं अक्सर वो रेफर करती है एसबीआई को। वैसे बहुत भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द नंबर ऑफ बैंक्स, ठीक है, कैमरो बैंक्स, द नंबर ऑफ बैंक्स जो शेड्यूल कैटेगरी में आते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बात बता दें, शेड्यूल बैंक एक्चुअली सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 डिसाइड करता है। तो जो शेड्यूल बैंक के जो क्राइटेरियाज है वो एक्चुअली सेक्शन 42 में है। कभी अगर फेमा ईसीबीएल आपको पढ़ाएंगे तो आगे में समझाएंगे, ठीक है। तो वहां हमने डिस्कस किया हुआ है कि सेक्शन 42 ने रेफर किया हुआ शेड्यूल बैंक्स कौन होते हैं। एनीवेज, तो कंपनी को क्या करना होगा? शेड्यूल बैंक के साथ एक अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सिंपल है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। उस अकाउंट में आपने एक्सपायरी ऑफ 3 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर क्लेम कर लिया, नहीं कर पाया तो फिर कंपनी उठा के उसे ट्रांसफर कर देगा पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, व्हिच मस्ट बी ओपन विद द शेड्यूल बैंक। क्लियर एकदम ना? अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, किसने? कंपनी ने। अब ध्यान सुनिएगा, यहीं पर कंपनी का दूसरा टास्क है। पहला टास्क तो ये था, दूसरा टास्क कंपनी को एक डिटेल स्टेटमेंट रेडी करना है। कहते हैं डिटेल स्टेटमेंट। डिटेल स्टेटमेंट कितना दिन में? ये डिटेल स्टेटमेंट क्या लिखा होगा? पहले समझते हैं डिटेल स्टेटमेंट क्या लिखा होगा। नेम ऑफ पर्सन, जिनको नहीं मिला है उनका लास्ट एड्रेस क्या है कंपनी के पास में, ठीक है, और अमाउंट अनपेड ऑन ईच पर्सन, कितना लोगों को नहीं मिला है, इसका डिटेल स्टेटमेंट रेडी करना है। कितने दिन में? विद इन 90 डेज। सर 90 डेज का काउंट करेंगे जिस दिन से आपने ट्रांसफर कर दिया है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वहां से 90 डेज के अंदर एक डिटेल स्टेटमेंट कंपनी रेडी करेगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। इस डिटेल स्टेटमेंट को रेडी करने के बाद में कंपनी को इसे अपलोड करना होगा कंपनी की वेबसाइट पर, और या फिर साथ साथ यहाँ पे एक और बात है, कंपनी का वेबसाइट पे प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बता सकता है। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करता है और कंट्री में बार बार लोगों को बताता है कि वो अपना अनपेड डिविडेंड अकाउंट या अनक्लेम डिविडेंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। पास सुना रहा है? तो वेबसाइट जो बताएगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रेफर कर सकता है, बाकी कंपनी को अपना वेबसाइट पे करना ही करना है। क्लियर है? क्या करना है? डिटेल रेडी कर लेनी है कि भाई इतना लोगों का भी डिविडेंड पे नहीं हुआ है, ये लोगों की एंटाइटलमेंट दी है और भाई ये लोग क्लेम कर सकते हैं। सिंपल। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर 30 डेज में नहीं किया है आपने क्लेम तो उसके बाद मिलेगा नहीं डिविडेंड, आपको मिलेगा, बस पता कितना सा है वो कंपनी अपने पास नहीं रख सकता किसी हाल में। क्लियर? अब देख के सोचेगा, अगर कंपनी ने विद इन 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज अगर कंपनी इसे ट्रांसफर नहीं करता, कहां पर? स्पेशल अकाउंट में, ठीक है, पता है आपको 12% पर एनम का पेनल्टी लग जाएगा। मतलब उस अमाउंट पे जितना भी अनक्लेम था ना या अनपेड था उस अमाउंट पर कंपनी को 12% का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। 12% क्या है? इंटरेस्ट। 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा जो भी अमाउंट अनपेड है। क्लियर एकदम? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी का हक नहीं है, वो पैसा कंपनी का नहीं है। क्लियर? ऑलराइट, तो ये हमने समझा कि अपने एक्सपायर को जैसे ही 30 डेज एक्सपायर हो गए उसके बाद में आपने उसे एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया विद इन 7 डेज, और इन फॉर द 90 डेज मतलब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज एंड आफ्टर ट्रांसफर इन स्पेशल अकाउंट्स। अब कंपनी के पास 90 डेज का समय है, उस 90 डेज के टाइम पीरियड के अंदर उन्हें एक डिटेल स्टेटमेंट रेडी करना है और वो कंपनी का वेबसाइट पे प्लस as the central government specify the websites on those websites as specified or ordered by the central government. Clear? अब सर क्या होगा यहाँ पर? बहुत सिंपल सी बात है। देखो अब यहाँ पे जो अमाउंट है ना, यहाँ का अमाउंट जो है ये 7 ईयर तक रहेगा। मतलब अब सपोज हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया हुआ है, क्या सर मैं अभी भी शेयर होल्डर हूं और मेरी एंटाइटलमेंट थी, क्या मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर, एक्चुअली शेयर होल्डर है वो एक्सपायर हो गया लेकिन उसका नॉमिनी ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकता है। जिसकी लीगल एंटाइटलमेंट है ना
वो कभी भी जाके अप्लाई कर सकता है। बस फर्क इतना सा है, जब तक ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा है ना, वो कंपनी को अप्रोच करता है, और ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा है ना, यहां पर रहता है फॉर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा रहता है वो रहता है फॉर 7 years। एंड इट सपोज if any amount remains unpaid or unclaimed for a continuous period of 7 years, लगातार 7 साल से अभी किसी ने आगे क्लेम नहीं किया, थोड़ा बहुत क्लेम कर लिया, फिर भी पैसा बच गया, तो याद रखिएगा, after the expiry of 7 years, such amount must be transferred to Investor Education Protection Fund। नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसी अमाउंट को जहां पर बच गया है तो इसी को ट्रांसफर करता है कहां पर? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड नाम सुना होगा। बेसिकली इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बात की जा रही है ऐसा फंड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्टैब्लिश किया है, सेक्शन 125 से सेक्शन 1 अभी डिस्कस करते हैं। तो यहां बात करना है आप लोगों को, हमने क्या कहा, इसी अमाउंट को, अनपेड डिविडेंड अकाउंट को, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 years, if any amount remains or unpaid or unclaimed, then must be transferred to Investor Education Protection Fund. Must be transferred to Investor Education Protection Fund. Clear है? So फर्क इतना ज्यादा है, आफ्टर 7 years, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years, अब आपको कंपनी की तरफ नहीं जाना है, आपको जाना पड़ेगा कहां? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। वहां एक अथॉरिटी है, अंडर सेक्शन 125 सेक्शन 5 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी स्पेसिफाई की हुई है, जिस अथॉरिटी को आप अप्रोच करेंगे फॉर क्लेमिंग योर अनपेड डिविडेंड। ऑलराइट, एनीवेज, ये मैंने सेक्शन 124 के बारे में आपको स्पेसिफिक नॉलेज दी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फटाक से यहां पर कि सर जो ये अमाउंट जो आपने लास्ट में ट्रांसफर किया आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, इस अमाउंट का बारे में हमको कुछ जानना है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर ये है कि ये क्वेश्चन आपके सिक्योरिटी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे कंपनी लॉ के भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड ऑलवेज कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? So now let's understand and discuss the what is the Investor Education Protection Fund। सिंपल सी बात, सेक्शन 125 सेक्शन 1 पहले सेक्शन कूद के आया सामने निकल के, कहता है कि सुनिए सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा फंड जिसका नाम होगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। सिंपल। अब क्या होगा, सब सेक्शन 2 कहता है कि सर इसमें कौन कौन से अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। आप भी याद करते हैं, अभी देखो जनरली हम कह रहे हैं, देखो आप प्लीज पकड़ना ना, ग्रांट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रांट्स, डोनेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी और इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, ये डोनेशन दे सकती है, किसमें? सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड, मतलब ये अमाउंट क्रेडिट किया जा सकता है कहां पर? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। लोगों के, इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए ये एक फंड क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब समझते जाओ फटाफट से, हम क्या करें पहला, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कौन कौन सा हो जाएगा? ग्रांट्स, कोई ग्रांट्स रिसीव हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो उसमें डाल सकती है, ठीक है। डोनेशंस रिसीव हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, कंपनीज और इंस्टीट्यूशन से। क्लियर? तो पहला कीवर्ड क्या है? ग्रांट्स। दूसरा कीवर्ड क्या है? डोनेशन, याद रहेगा। तीसरा अभी तो बोली ना, अनपेड डिविडेंड अकाउंट का अमाउंट, ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का अमाउंट है ये भी क्या जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 years। सिंपल है, 3 बता दूं आपको, ग्रांट, डोनेशन, अनपेड डिविडेंड अकाउंट अमाउंट। क्लियर? चौथा पकड़िएगा, सेक्शन 205A सबसेक्शन 5, कैसा? सेक्शन 205A सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, द अमाउंट व्हिच रिमेन्स इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट। सुनिए ना, पहले इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का जो भी एज पर कंपनीज एक्ट 1956 जो भी अमाउंट किसमें था? जनरल रेवेन्यू अकाउंट में ना, वो ट्रांसफर कर जाएगा, क्योंकि वो प्रोविजन कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। ऐसी सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, वो अमाउंट भी कहां ट्रांसफर कर जाएगा? सर ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस बनाए हुए थे ना इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के, उनका कोई भी अमाउंट था, अब न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दिए जाएंगे कहां पर? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड एज पर सेक्शन 125। सिंपल है। तो सेक्शन 205A क्लॉज C एंड 205C सेक्शन 205A क्लॉज सबसेक्शन 5। सर समझ नहीं आया, समझो। सेक्शन 205A सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 जनरल रेवेन्यू अकाउंट एंड सेक्शन 205C इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट्स ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? एज पर सेक्शन 125। सिंपल।
अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और देखो, अभी तो बहुत सारा काम है, अभी तो बहुत सारा फंड लेंगे, पैसा लाएंगे, कहां से लाएंगे, देखो सुनो। अब यहां हम कह रहे हैं कि देखो इस फंड पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, तो कहते हैं कोई भी इंटरेस्ट या इनकम मेड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सच फंड, इस फंड का ही आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया या एलिजिबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, और उसके बदले क्या मिल आपको इंटरेस्ट या इनकम, जो भी इनकम होगी वो अमाउंट भी कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन में। ऑफ कोर्स जिस फंड का पैसा यूटिलाइज करके आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इनकम या इंटरेस्ट अर्न किया है, वो भी तो ट्रांसफर कहां होगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। सिंपल। पहला सर ग्रांट, डोनेशन, अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स, सेक्शन 205A सबसेक्शन 5 और 205C का अमाउंट ट्रांसफर होगा कहां पे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। क्लियर। एंड रिलीज है, इसी फंड का इस्तेमाल किया गया इन्वेस्टमेंट करके। सो इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ सच फंड, इनकम और कोई भी इंटरेस्ट रेट। क्लियर। अब समझो, एप्लीकेशन मनी रिसीव किया फॉर अलॉटमेंट, एक्सेसिव आ गया था, ठीक है, रिफंड करना था, रिफंड नहीं किया तो कहां ट्रांसफर करो, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, कंपनी अपने पास ही रखेगा। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट एंड ड्यू फॉर रिफंड, तो ये अमाउंट चला जाएगा वापस कहां पर, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। मैच्योर डिपॉजिट्स हैं या मैच्योर्ड आपके डिबेंचर्स हैं, और ये मैच्योर डिपॉजिट्स और मैच्योर डिबेंचर्स को किसी ने मान लीजिएगा 7 ईयर या तक क्लेम नहीं किया है, तो इस अमाउंट को भी ट्रांसफर कर देंगे। याद रखिएगा कहां तक बोल रहे हैं, 7 ईयर तक क्लेम नहीं किया किसी ने। मैच्योर डिपॉजिट्स एंड मैच्योर डिबेंचर्स को कंपनी अपने पास नहीं रखेंगे, इन अमाउंट को भी ट्रांसफर कर देगा स्पेशल अकाउंट पे। ठीक है। फर्दर अगर हम कहें आपने रिडीम कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम कर दिए, लेकिन 7 साल तक किसी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्लेम नहीं किया है, उसका अमाउंट भी कहां चला जाएगा, सिंपल है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। और जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में रखा है, प्लस जितना भी इनके ऊपर इंटरेस्ट बना होगा, वो इंटरेस्ट भी साथ ही साथ चला जाएगा कहां पर, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। तो सर हमको पूरा याद कैसे होगा, 2 मिनट में देखो आप। पहला क्या बोले थे हम, ग्रांट्स। मेरा एक टेक्निक सिंपल सा है, कीवर्ड्स पकड़िएगा, सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। कीवर्ड्स पहला क्या है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, डोनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस, सिंपल। फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स का अमाउंट, सिंपल। सेक्शन 205A सबसेक्शन 5 और 205C का एज पर कमीशन 96 वाला अमाउंट जो भी था, उसके हिसाब से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन का वो ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल। ये रिकॉल करने तरीका है याद करने का, ठीक है। एंड उसके बाद में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था, इनकम और इंटरेस्ट मेड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम सच फंड। ऑलराइट सर। एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट एंड ड्यू फॉर रिफंड। ये मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, अपने पास में रखेंगे पैसा। या रिडीमेबल प्रेफरेंस हैज बीन रिडीम्ड एंड स्टिल अनक्लेम्ड और अनपेड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 ईयर, ट्रांसफर करो। क्लियर। ये कोई भी इनके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा ना, जो अपने अगर अलग से बैंक अकाउंट में ओपन करके इंटरेस्ट जो मिल रहा होगा उसमें, वो भी ट्रांसफर करो। सर क्वेश्चन आया था कि इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, सिंपल है। पहला काम देखो, अब यार रट्टा नहीं मारना, समझने वाला है। हमने आपको क्या बोला था कि यहाँ इस अमाउंट से क्लेम कर सकते हो, तो कौन सा अमाउंट क्लेम हो सकता है। मेरा सर एप्लीकेशन मनी था, मैं क्लेम कर सकता हूँ, हाँ, तो इसकी यूटिलाइजेशन इसी फंड की यूटिलाइजेशन थे। रिफंड काम आएगा, रिफंड कौन सा, एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी थी ना, वो कर सकते हो। आप जाओ एप्लीकेट अप्लाई करेगा, सर मेरा पैसा था, कहां करेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की अथॉरिटी को। क्लियर। जो कि सेक्शन 125 सेक्शन 5 में है। क्लियर। जिसको स्टैब्लिश सेंटर गवर्नमेंट करेगा। क्लियर। यह आपका डिपॉजिट्स, मैच्योर डिपॉजिट्स का अमाउंट है, डिबेंचर्स का अमाउंट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस का है, अनपेड डिविडेंड्स हैं आपके। आप इसे क्लेम कर सकते हो कहां पर, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर आपको जाना पड़ेगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। क्लियर। या फिर आप साल से चल जाएगा, फटाफट से। अब पहला मैंने क्या बताया आपको, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इस फंड का नाम ही क्या है, तो 2-4 पॉइंट तो फ्री का है, वैसे समझने वाला बात है। क्या है देखो, सोचते हैं यूटिलाइजेशन में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ऑफ कोर्स, तो प्रमोशन क्या करेगा, इसी फंड का इस्तेमाल हुआ फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, सिंपल। तीसरा यूटिलाइजेशन होना है, दूसरा यूटिलाइजेशन, पहला तो रिफंड का काम करेंगे, दूसरा इन्वेस्टर की प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन इस बात का, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, सिंपल। थर्ड मेथड couple of facts है, डिसगॉर्जमेंट अमाउंट को मतलब समझाता हूं, देखो समझो। कोई इलीगल एक्ट किया गया, उससे मनी रेज किया गया। मान लीजिएगा एक फ्रॉड कंपनी बनाई गई और फ्रॉड कंपनी को बनाकर कुछ लोगों ने पैसा पब्लिक से रेज कर लिया, ठीक है, एग्जांपल देके समझा रहे हैं। तो पब्लिक से रेज किया गया, ये इलीगल अमाउंट है। अब ये आदमी प्रॉब्लम आ गया, तो पहले क्या कहा जाएगा इमीडिएटली कि ये जो तुमने इलीगल तरीके से पैसा अर्न किया है, इसे वापस पे ऑफ करो।
तो जो लोग एग्रीड होता है ना, जिन लोगों का सारी चीट किया गया है, वो कोर्ट को अप्लाई करता है, ठीक है, और कोर्ट फिर इसमें ऑर्डर देता है कि भैया जो एलिजिबल लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो लोग कोर्ट को अप्लाई करें, और कोर्ट फिर कहेगा भैया कि डिसगॉर्जमेंट अमाउंट, डिसगॉर्जमेंट का मतलब जो भी अमाउंट इलीगली कलेक्ट किया गया है उसे कोर्ट ऑर्डर देगा भैया तुम सबको वापस दो। तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज अमाउंट अमंग द एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स। आइडेंटिफाइबल मतलब होता है जिन जिन के साथ चीट हुआ वो लोगों को कोर्ट तो आना पड़ेगा ना, तो है नहीं बिना आप कोर्ट जाए आपको घर पे आके पैसा दे जाएगा आपको। तो जो लोग आइडेंटिफाइबल होगा, जो लोग कोड अप्लाई करेगा, ठीक है, राइट। तो चौथा तीसरा काम क्लियर पकड़ आया, पहला रिफंड, दूसरा इन्वेस्टर का एजुकेशन का प्रमोशन करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन अवेयरनेस, एंड तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स, क्लियर। फोर्थ रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल चार्जेस। कैसा? हाँ, लीगल समझो लीगल प्रोसीडिंग्स हुई थी उसका खर्चा भी इसी फंड से इस्तेमाल किया जाएगा। सो लीगल, हाँ, क्लास सूट होते हैं, क्लास सूट सेक्शन 245 पढ़ाएंगे, अगर पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बता देंगे, ठीक है। उसमें अगर कोर्ट में जो एनसीएलटी में जो केस चल रहे हैं उसकी जो किसके लिए सर, क्लास सेक्शंस मेंबर के लिए, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए, उसके जो लीगल जो सूट्स के एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, लीगल चार्ज होंगे, वो भी रिवर्स करने का काम आएगा इस फंड से। ऑलराइट, सिंपल एकदम, आई होप एकदम पकड़ मारा है आपको। अरे इंटेलिजेंट लोग यार, एक बार ध्यान सुना करो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, एक बार ध्यान सुनो, उसके बाद आके अपने बुक को पढ़ो, बीच बीच में मत देखो बुक, नहीं तो याद नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा, डबल काम नहीं करना आपको, एक बार आप सुन लीजिएगा पूरा ध्यान से, उसके बाद आके अपने नोट्स उठाइए, जो मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूँ हाईलाइट कर दीजिएगा, आई गारंटी आपको याद हो चुका होगा, समझ भी आ चुका होगा। एनीवेज नाउ अब मैं लास्ट सेक्शन, छोटा सेक्शन है, क्लास से लेके जाओ सेक्शन 126, ठीक है, 126 मैं इसका एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपको कभी नहीं भूलें। मैं आपसे कहूं, मान लीजिएगा आपके पास कुछ शेयर है एक कंपनी के, XYZ लिमिटेड के आपके पास शेयर्स है, और उस XYZ लिमिटेड के शेयर्स आपने अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, आपने अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया। अब वो लेकिन कंपनी, मैंने पहले बता रखा आप लोगों, कंपनी के रिकॉर्ड में तो आपका अभी भी नाम है सर, कंपनी का रिकॉर्ड, हाँ जी, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में अभी भी आप ही का नाम है, बात पढ़ी मजेदार है। आपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो आपका फ्रेंड है। कंपनी ने मान लीजिएगा वो राइट शेयर है या बोनस शेयर है या फिर डिविडेंड है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, ठीक है, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स कंपनी देती है किसको, अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को। तो एज पर द कंपनी रिकॉर्ड नेम जो है आपका आरोप में, आपने शेयर ट्रांसफर कर दिया किसको, अपने फ्रेंड को। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हमने ट्रांसफर कर दिया तो मेरी अब एंटाइटलमेंट, क्योंकि समझो एक्चुअली देखा जाए इसका क्या होता है, जब ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करते हैं ना, शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करेंगे, शेयर कैसी मूवेबल प्रॉपर्टी, अब इसको अपने राइट्स दे रहे हैं, तो जब ये एग्जीक्यूट करेंगे ना तो उसी में ट्रांसफर लिख देता है कि भाई सारे राइट्स तुम्हारे होंगे, तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफरी ये डीड तो लेके घूम रहा है हाथ में, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से तो ट्रांसफर का नाम है आवेदन में। तो सेक्शन 126 ने एक बहुत बढ़िया प्रोविजन दिया है, उसने कहा कि जो आपका जो राइट बनता है डिविडेंड का, राइट शेयर का, बोनस शेयर का, इसे अबेंस में रखा जाएगा अंडर कहां पर, अब इसी ट्रीटमेंट को समझो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है इसका कैसे। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफरर अपनी कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन राइटिंग दूंगा कि मेरा शेयर, मैंने ये सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स या कंप्लीट शेयर के कुछ शेयर या सारा शेयर्स इस पर्टिकुलर पर्सन, इस ट्रांसफरी को शेयर ट्रांसफर कर दिया है, और इससे जो भी इसके एंटाइटलमेंट है रिलेटेड टू बोनस शेयर या राइट शेयर या डिविडेंड, अब वो मेरे को नहीं, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो याद है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यह छोटी सी अप्लाइड क्वेश्चन बन सकती है कि जब तक ट्रांसफरर याद रखिए, ट्रांसफरर कौन होता है, जो शेयर दे रहा है, सेलर, ठीक है। तो ट्रांसफरर जब तक कंपनी को राइटिंग इंटीमेट नहीं करेगा ना, तब तक वो जितना भी एंटाइटलमेंट है, जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स है, उसे कंपनी एबेंस में रख लेगा। एबेंस का मतलब सिंपल होता है पेंडिंग, अभी पेमेंट के लिए रोक रखा है, ठीक है। और जैसे ही ट्रांसफरर ने हैंड राइटिंग इंटीमेट कर दिया कंपनी को कि भाई ये एंटाइटलमेंट मेरी नहीं, अब उसको दे दीजिएगा, मैंने अपने शेयर्स उसे बेच दिए, तब ही कंपनी उसको देगा, अदरवाइज वो अमाउंट वहां कहीं नहीं जाएगा, वन पे डिविडेंड अकाउंट में बैठा रहेगा। इसे बोलते हैं अबेंस, इन अबेंस, सिंपल है। सेक्शन 126 में इतनी बात बताइएगा, बस इसमें खास बात याद रखिएगा कि जब तक कंपनी पे नहीं करेगा तब तक ही ट्रांसफरर इसके लिए स्पेसिफिकली इंटीमेट ना कर दे कंपनी को, कैसे, इन राइटिंग। एनीवेज
यहां तक सेशन मैंने आपको 124, 125 और 126 के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी। डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सी पढ़े, जम के पढ़े, सीखें, जम के सीखें, तभी मजा आएगा, नहीं तो सलाह बंद रहेगी। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, जल्दी आ रहा हूँ नई सीरीज साथ में और इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में। गुड बाय।